हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद आरएल पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं ये महत्वपूर्ण वीडियो श्रृंखला, जिसमें हम राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित छोटे छोटे और अति महत्वपूर्ण तथ्यों को वीडियोस के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक महत्वपूर्ण राजा बप्पा रावल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये बप्पा रावल की एक तस्वीर है। इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हो कि कितने खतरनाक राजा थे ये। तो इससे संबंधित कैसे खतरनाक थे वो सारी चीज़ें हम वीडियो में कहानियों के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि शाम को इससे रिलेटेड टेस्ट होने वाला है और टेस्ट में अच्छे नंबर आएंगे। तो ये सारा पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था 713 ईस्वी। अब देखो, इससे पहले ये जो राजा है वो किस वंश से रिलेटेड है? गुहिल वंश। गुहिल वंश की स्थापना इनके जन्म से पहले हो चुकी थी, लेकिन जो गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक है ये इनको माना जाता है, क्योंकि ये गुहिल वंश के पहले ऐसे राजा थे जो इनसे पहले जितने भी राजा हुए उनसे अधिक प्रतापी थे। और कैसे थे, हम इनकी जो पूरी स्टोरी है उसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो जन्म हुआ था इनका 713 ईस्वी में। जन्म से रिलेटेड कोई प्रश्न बनता नहीं वैसे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इनका जो मूल नाम था वो था कालभोज। ध्यान रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका मूल नाम क्या था? कालभोज था। और इनके पिता का नाम था महेंद्र द्वितीय, महेंद्र सिंह द्वितीय। ये थे ईडर के राजा थे। तो ये राजा के, ईडर एक जगह का नाम है, यहाँ के ये राजा थे महेंद्र सिंह द्वितीय। और इनके घर में जन्म हुआ था कालभोज नाम का राजा। एक तरह से राजा के घर राजा ही जन्म होता था पहले। तो कालभोज नाम था इसका। बप्पा रावल बाद में पढ़ा था, वो कैसे पढ़ा था अभी हम पढ़ेंगे। इसके बारे में सारे तथ्य तो हमको पता चल जाएगा। तो इनके समय यानी कि कालभोज यानी बप्पा रावल के समय चित्तौड़ पर किसका शासक था? मौर्य शासक मान मौर्य का शासक था। मान मौर्य का राज था। 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने 20 वर्ष की आयु में मान मौर्य को पराजित कर चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। चित्तौड़ दुर्ग पर सबसे पहले मतलब कि गुहिल वंश का जो राजा था उसने अधिकार किया था, वो था बप्पा रावल यानी कि कालभोज। इसके अलावा इसने क्या किया, हम यहाँ पर इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। ध्यान रखना, मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ दुर्ग किस राजा ने लिया था? तो इसका उत्तर होगा बप्पा रावल ने लिया था, अपना अधिकार किया था। इसके अलावा इन्होंने एक लिंग जी के मंदिर का निर्माण कराया है। और वो कब कहाँ कराया है? उदयपुर के उत्तर में कैलाशपुरी में इस स्थित इस मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था। और इसके निकट हारित ऋषि का आश्रम है। अब हारित ऋषि से रिलेटेड एक स्टोरी है इनकी, वो हम सुनेंगे अच्छे से ध्यान से। तो मतलब कि जब ये 3 साल के थे, यानी कि कालभोज जब 3 साल के थे, तो इनके पिता की हत्या कर दी गई। यानी कि जो महेंद्र सिंह द्वितीय थे ईडर के राजा, उनकी हत्या कर दी गई। अब इनकी माता जी के साथ एक तरह से ये बेघर हो गई। एक तरह से राजा मतलब कि राजा बनने वाले थे, लेकिन जब ये 3 साल के थे तभी इनके पिता की हत्या करके किसी ने अधिकार कर लिया इनके ईडर राज्य पर। तो फिर ये हो गए, मतलब कि राज्य से बेदखल हो गए। तो इन्होंने फिर एक तरह से ग्वाले का काम किया। जब ये बड़े हुए माँ के साथ गांव से, इनके राज्य से बाहर रहने लगे, तो ये गायें चराने जाते थे। तो बहुत सारी गायें चराते थे। तो एक गाय ऐसी थी जो मतलब कि जब भी ये गाय का दूध दोहते थे तो उनके पहले मतलब कि पहले से ही गाय का दूध दोहा होता था। तो जब ये देखते कि इस गाय के मतलब ये गाय पहले ही कहाँ दूध अपना पूरा देकर आ जाती है, तो जब इन्होंने देखा, एक दिन इन्होंने उस गाय का पीछा किया, पूरा निरीक्षण किया। तो इन्होंने पाया कि जो गाय थी वो एक गुफा में जाती है और गुफा में एक शिवलिंग रखा हुआ है। और वो शिवलिंग पर जाकर पूरा दूध अपने आप वहाँ पर एक तरह से, जैसे शिव जी की जो शिवलिंग होता है वहाँ पर हम दूध का विसर्जन करते हैं, तो
इस प्रकार से वो दूध अपने आप वहाँ पर जाते ही पूरा वहाँ पर निकाल कर आ जाती थी। तो वहाँ पर वो जो गुफा थी वो हारित ऋषि की गुफा थी। अब हारित ऋषि की गुफा थी और इस कारण से एक तरह से वो चमत्कार हो रहा था। तो वो जो शिवलिंग था, यहाँ से इनकी शिव में पहले से भक्ति थी, लेकिन जब ये चमत्कार देखा कि गाय अपना जो दूध है वो अर्पण कर रही है शिव जी को, तो और ज़्यादा शिव भक्ति बढ़ गई। तो फिर वहाँ पर हारित ऋषि ने इनको देखा। हारित ऋषि बहुत बड़े संत महात्मा थे, तो उन्होंने देखते ही इनको आशीर्वाद दे दिया कि मतलब राजा बनेगा तो बहुत अच्छा प्रभावी राजा बनेगा। तो उसके बाद हारित ऋषि की इन पर विशेष कृपा रही और उसके बाद ये राजा बने। अब वो राजा कैसे बने हम आगे देखेंगे। अभी इससे रिलेटेड कुछ और तथ्य पढ़ते हैं। और 753 ईस्वी में बप्पा रावल ने 39 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया। इनका समाधि स्थान एकलिंगपुरी में से उत्तर में 1 मील दूर पर स्थित है। नागदा में है इनका समाधि स्थल, नागदा जगह का नाम है। और अब बप्पा रावल से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो हम पढ़ने वाले हैं। रणकपुर प्रशस्ति जो है उसमें बताया गया है कि बप्पा रावल और कालभोज ये दोनों अलग अलग व्यक्ति है ना। हमने अभी पढ़ा कि बप्पा रावल एक तरह से उपनाम है कालभोज का, लेकिन रणकपुर प्रशस्ति है वो क्या बोलती है कि ये दोनों एक नहीं है, ये अलग अलग व्यक्ति है। लेकिन जो अभी के जो इतिहासकार है, आधुनिक इतिहासकार, वो ये नहीं मानते हैं। उनका यही मानना है कि जो कालभोज है उसी का एक उपनाम है बप्पा रावल। कर्नल जेम्स टोड ने 8वीं सदी का शिलालेख मिला जिसमें मानमोरी, जिसमें बप्पा रावल ने पराजित किया था। यानी कि जो मानमोरी राजा था, मानमोरी मौर्य शासक का, उसको बप्पा रावल ने हराया था। तो कर्नल जेम्स टोड ने ये बात एक तरह से शिलालेख होता है उसमें पता लगाया था, उसमें वर्णन था। लेकिन कर्नल जेम्स टोड ने उस शिलालेख को किस में गिरा दिया, समुद्र में फेंक दिया। यानी कि जब अपने घर जा रहे थे कर्नल जेम्स टोड, तो जहाज़ में शायद वज़न ज़्यादा हो गया होगा, तो इस वजह से जो शिलालेख था उसको इसने समुद्र में गिरा दिया था। तो ये कर्नल जेम्स टोड ने बताया है कि मानमोरी है जो मौर्य शासक का राजा था, वो चित्तौड़ पर पहले अधिकार कर रखा था, उसको हराकर बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर अधिकार किया था। मेवाड़ राज्य के संस्थापक व वीर योद्धा बप्पा रावल की महानता का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान का प्रमुख शहर रावलपिंडी, जो रावलपिंडी है वो बप्पा रावल के नाम से है, क्योंकि विदेशी आक्रमणकारियों को नाक को चने चबाने वाले वीर बप्पा रावल का सैन्य ठिकाने थे वहाँ पर। जो रावलपिंडी वर्तमान में पाकिस्तान में अवस्थित है, वो रावलपिंडी का नाम रावलपिंडी इसीलिए पड़ा क्योंकि रावलपिंडी है वहाँ पर बप्पा रावल के सैन्य ठिकाने थे। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। और इतिहासकार जो नैणसी है, मोहनोत नैणसी, उसके अनुसार हारित ऋषि ने बप्पा को ऐसे स्थान के बारे में बतलाया जहाँ से उन्हें 15 करोड़ मूल्य की स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई। इसी खजाने से प्राप्त धन से बप्पा ने अपनी सेना को संगठित किया। एक तरह से वो राजा के पुत्र थे, तो राजा तो बनना उनके एक तरह से भाग्य में था, लेकिन जब उनको राज्य से बेदखल कर दिया गया, उनके पिता की हत्या कर दी गई, उसके बाद उनको अपनी सेना को संगठित करने के लिए पैसों की जब आवश्यकता पड़ी, तो हारित ऋषि ने एक ऐसा खजाना बताया जहाँ से उनको 15 करोड़ रुपये मिले, 15 करोड़ रुपये मूल्य की स्वर्ण मुद्राएं मिली। तो उसके बाद इन्होंने अपनी पूरी सेना को फिर से संगठित किया और युद्ध जीतकर वापस से अधिकार कर लिया चित्तौड़ पर। बप्पा रावल शिव जी के परम भक्त थे। वे बचपन से ही भगवान शिव के रूप एकलिंग जी की उपासना करते थे। बचपन में गाय चराते समय उन्हें भगवान एकलिंग जी की प्रतिमा मिली, जो हमने पहले डिस्कस की थी कि एकलिंग जी की प्रतिमा, जो उस गुफा में जो प्रतिमा थी वो एकलिंग जी की प्रतिमा थी। बाद में उन्होंने उदयपुर के निकट कैलाशपुरी में भगवान एकलिंग जी का भव्य मंदिर बनवाया। बप्पा एकलिंग जी को ही मेवाड़ का राजा मानते थे और स्वयं को उनका दीवान मानकर राज्य का संचालन करते थे। वे जब भी बाहर जाते, मतलब राज्य से बाहर, तो एकलिंग जी से अनुमति लेकर जाते थे। इस परंपरा को आस्का लेना कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि जब भी एक तरह से गुहिल वंश के जो राजा थे, उसके बाद में भी ये परंपरा चलती रही, और जो गुहिल वंश के राजा थे अपने आप को एकलिंग जी का दीवान मानते थे।
एकलिंग जी का दीवान मानते थे और एकलिंग जी को ही उस पूरे मेवाड़ राज्य का राजा मानते थे। और ये जब बाहर जाते थे राज्य से तो एक तरह से एकलिंग जी से अनुमति लेते थे, और इस अनुमति लेने की जो प्रक्रिया है उसको आस का लेना बोला जाता था। और मेवाड़ के भावी शासकों ने भी बप्पा रावल की इस परंपरा को पूरी श्रद्धा से निभाया। यानी कि मेवाड़ के बाद में जो राजा हुए ना बप्पा रावल के बाद में, उन सब ने भी इस परंपरा को निभाया, यानी कि आस का लेना जरूर करते थे वो। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अधिकांश बातें उनकी खद काठी को लेकर, मतलब ये एक ऐसा माना जाता है कि ये लगभग 8 से 9 फुट के लंबाई थी, इनकी हाइट थी, और 35 हाथ की धोती थी। एक तरह से एक हाथ यानी कि ऐसे मान लो 1 गज, तो 35 गज की इनकी धोती थी। 16 हाथ का इनका जो दुपट्टा होता है शरीर पर ओढ़ने का वो था। और इनकी तलवार का वजन 32 मण था। 32 मण इसकी तलवार का था, यानी कि 1 मण होता है 40 किलो, तो देख लो 32 मण इनकी तलवार का वजन था। और इनके बारे में ये भी प्रचलित है कि एक ही झटके से 2 भैंसों की बलि देते थे, मतलब दोनों हाथों में तलवार ली और एक झटके में दोनों को काट देते थे। और बप्पा रावल अपने भोजन में 4 बकरे खाते थे। ये भी एक खतरनाक ही तथ्य है कि 4 बकरे खाते थे। और बप्पा रावल की जो सेना है उसमें 12,72,000 सैनिक थे। बहुत ही खतरनाक राजा थे भाई ये तो बप्पा रावल। 12,72,000 इनके सैनिक थे। तो ये इसके बहुत ही महत्वपूर्ण रोचक तथ्य हैं। और ये तथ्य कहीं ना कहीं किसी न किसी मतलब एक तरह से शिलालेख प्रशस्ति कहीं ना कहीं मिलते हैं तभी ये बाहर आते हैं। ऐसा कोई नहीं कि किसी ने ऐसे बोल दिया। और इसकी पत्नियों के बारे में है कि कुल 100 रानियाँ थी इनके, जिनमें से 35 मुस्लिम शासकों की पुत्रियाँ थी। मतलब जैसे किसी राजा, एक तरह से राजा का यही होता था कि कहीं गए युद्ध जीते, वहाँ की मतलब कि जो भी बहन बेटी उसको पत्नी बना लेते थे, ऐसा करते थे। तो इसके भी 35 मुस्लिम शासकों की पुत्रियाँ थी। और बप्पा रावल के डर के कारण मुस्लिम शासकों ने उससे वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। और मतलब जब इतना खतरनाक राजा था, इतना खतरनाक कदकाठी, इतना शारीरिक रूप से इतना सक्षम था, तो सारे डरते थे और इस कारण से संबंध बना लेते थे कि हाँ हम आपको, मतलब एक तरह से संबंधी बन जाते थे कि युद्ध करेंगे तो हार जाएंगे। और वर्तमान भारत की सीमाओं के अनुसार उन्होंने करीब 18 अंतर्राष्ट्रीय विवाह किए थे। अभी के वर्तमान की जो इंडिया की सीमा है उसके अनुसार उन्होंने 18 इंटरनेशनल शादियाँ की थी। ये थे बप्पा रावल, खतरनाक है। बप्पा रावल के कई पुत्र थे जिनमें से सुमेर सिंह जो था बप्पा रावल का उत्तराधिकारी बना। सुमेर सिंह इनकी जो सबसे मुख्य रानी थी, सबसे पहली रानी थी, उनका पुत्र था। वो इस पूरे मेवाड़ साम्राज्य का एक तरह से बप्पा रावल के बाद उत्तराधिकारी बना। और सुमेर सिंह 753 से 773 तक रहा। और सुमेर सिंह के बाद मेवाड़ की राजगद्दी पर सुमेर सिंह के पुत्र रतन सिंह बैठे। और ये तो सारी इसके बारे में सारी चीज़ें हो गई। और कुछ इतिहासकारों के अनुसार बप्पा रावल का निधन 753 ईस्वी माना जाता है, जबकि कुछ लोगों के अनुसार इनका निधन 810 ईस्वी में 97 साल की उम्र में हुआ। और मतलब कि ज़्यादातर यही मानते हैं कि 753 ईस्वी के आसपास इनकी डेथ हो गई थी, लेकिन कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि नहीं, 810 ईस्वी यानी कि 97 ईयर्स के होकर ये डेथ हुई थी इनकी। सभी इतिहासकारों के अनुसार इनका देहांत नागदा में हुआ था। और जिस स्थान पर इनका अंतिम संस्कार हुआ वहाँ बप्पा रावल की मंदिर नुमा समाधि बनी हुई, यानी कि जो समाधि है उसको बप्पा रावल का मंदिर बोलते हैं। और बप्पा रावल की वीरता और शौर्य की लोक कथाएँ और लोकगीत आज भी राजस्थान में गाए जाते हैं। तो ये थे अपने गोहिल वंश के प्रतापी राजा बप्पा रावल से संबंधित सारे महत्वपूर्ण तथ्य। तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि जो सबसे पहला तो ये है कि ये एक तरह से गोहिल वंश से संबंधित थे, और इनको गोहिल वंश का महत्वपूर्ण या मुख्य संस्थापक माना जाता है। और दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य इसमें से निकल कर ये आता है कि इन्होंने मान मौर्य को 734 ईस्वी में हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया था। इसके अलावा इससे रिलेटेड तीसरा तथ्य ये आता है कि एक तरह से इससे संबंधित जो रोचक तथ्य है वो सारे इसके महत्वपूर्ण तथ्य है, कभी कभी पूछ ले, बाकी इतना नहीं पूछते। बाकी ये 753 ईस्वी तक रहे और इसके बाद इसके पुत्र जो थे सुमेर सिंह वो राजा बने। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। और ध्यान रखना इनका समाधि स्थल बहुत महत्वपूर्ण है। इनका समाधि स्थल नागदा में है।
और उसको जो इनकी छतरी बनी हुई है उसको क्या बोलते हैं, बप्पा रावल का मंदिर बोलते हैं। तो ये बप्पा रावल की कहानियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे। एक तरह से शुरू में इन्होंने संघर्ष किया, लेकिन जब इनको आशीर्वाद मिला हारित ऋषि का, तो उसके बाद इन्होंने एक तरह से अपने चारों तरफ राज किया। या देख लो कि इनका पाकिस्तान रावलपिंडी में एक तरह से सैन्य ठिकाना था। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि रावलपिंडी किस राजा के नाम पर रावलपिंडी है, उनका नाम रावलपिंडी का नाम, तो ये बप्पा रावल के नाम पर ही है। और इसका उपनाम क्या था, कालभोज था। तो ये सारी चीज़ें 5-7 इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, इनसे संबंधित ये महत्वपूर्ण है। और इनसे संबंधित टेस्ट में प्रश्न आने वाले हैं शाम को, तो इस प्रकार से ये होने वाला है। तो ठीक है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अगर मिस हो गए या किसी को अगर लगता है कि और तथ्य है तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम इस PDF में जोड़कर आगे जब भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम छोटे छोटे वीडियो 15, 18, 20 मिनट के वीडियो के माध्यम से एक एक राजा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ने वाले हैं। और इसके अलावा सारी चीज़ें हम राजस्थान GK को इसी प्रकार कवर करने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद।